सो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई विल ब्रिंग अ वीडियो जिसमें बहुत सारे तुम्हारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड हाईली एफिशिएंट थीम्स होंगे फॉर योर अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन। एंड दिस इज द वीडियो। सी, एफकेट एग्जामिनेशन में हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे इंडियन पॉलिटी से। एफकेट की जो जीके होती है, जो स्टैटिक जीके होती है और जो दूसरी जीके होती है, वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल नेचर की हो सकती है। उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी पॉलिटी होती है, अगर इसमें तुम्हें बेसिक नॉलेज है कुछ चीज़ों का, अगर इसमें तुम्हें बेसिक आइडिया है कुछ चीज़ों का, तो तुम गेस वर्क करके भी सही आंसर लगा सकते हो। क्योंकि पॉलिटी में जो थीम्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जहाँ से एफ कैट और एस एस सी ऐसे एग्जामिनेशन पूछता है, ठीक है। तो वाई टू ट्रस्ट मी, सी आई हैव बीन ऑल इंडिया रैंक 18 इन एफ कैट 2024 और मुझे पता है इस एग्जाम्स के इन्स एंड आउट्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम एफ कैट ज़्यादा अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा वीडियो में जंप करेंगे। एफ कैट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है, एफ कैट के इसी बार वाले पेपर में। सो हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सो यस, इसका आंसर है 10th शेड्यूल। अब तुम्हें पहले समझना पड़ेगा शेड्यूल क्या होता है। सी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स कुछ नहीं है, आर्टिकल्स जो होते हैं वो तुम्हारे लॉज होते हैं, जिन्हें कोडिफाई करके जिन्हें लिखा होता है। लॉज जो होते हैं ना, जो कोडिफाइड होते हैं, उन्हें आर्टिकल्स की फॉर्म में लिखते हैं हम, है ना। जैसे तुम्हारा आर्टिकल 1 है ना, कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो आर्टिकल बस कुछ नहीं, आर्टिकल लॉज है। अब जब तुम 5-6 आर्टिकल्स जो एक तरह के हैं, लेट अस से कुछ आर्टिकल्स है जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के साथ डील करते हैं। किसके साथ डील करते हैं? राज्यसभा के साथ। अब मैं उन सभी आर्टिकल्स को इकट्ठा करूंगा। लेट अस से 10 आर्टिकल्स है जो राज्यसभा के साथ डील करते हैं। उन सभी आर्टिकल्स को इकट्ठा करूंगा और एक बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, इकट्ठा करके। और ये जो बॉक्स बनेगा ये होगा तुम्हारा स्केड्यूल्स। तो स्केड्यूल्स कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और कोडिफाइड लॉज होता है, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, तुम्हें पता है ना कि एक बार अगर जैसे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए या एमपी, अगर वो किसी पार्टी से इलेक्शन जीतता है तो उस पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता, वो बहुमत नहीं गिरा सकता उस पार्टी का, राइट। क्योंकि उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और उसकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है हाउस में, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ तुम्हारा 10th शेड्यूल के अंदर आता है, तुम्हें याद रखना है। अब मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, स्केड्यूल्स को कैसे याद करना है। तुम्हें स्केड्यूल से क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि कौन सा स्केड्यूल किस चीज़ के साथ डील करता है, ठीक है। तो तुम ये याद कर लो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसमें बता देता हूँ, ये देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद कर लो अब तुम इसमें। फर्स्ट शेड्यूल जो वो तुम्हारा डील करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के साथ, टेरिटरीज ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तुम्हें बस ये याद रखना है। सेकंड शेड्यूल तुम्हारा डील करता है इमोलूमेंट। इमोलूमेंट इंग्लिश पढ़ते हो ना, वोकैबुलरी, सैलरीज, पे एंड पर्क्स, पे एंड इमोलूमेंट्स। ए से तुम्हारा अफर्मेशन एंड ओथ, जो कसम खाते हैं नेता वगैरह, निभाते नहीं निभाते वो अलग बात है, लेकिन जो अफर्मेशन एंड ओथ है वो तुम्हारा थर्ड शेड्यूल से है। फोर्थ शेड्यूल तुम्हारा डील करता है, मैंने अभी बताया ना, राज्यसभा, राज्यसभा की सीट एलोकेशन के साथ फोर्थ शेड्यूल तुम्हारा डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल जो तुम्हारा डील करता है वो डील करता है स्केड्यूल एरियाज के साथ। फिफ्थ शेड्यूल तुम्हारा डील करता है स्केड्यूल एरियाज, एसटी एरियाज जो होते हैं उनके साथ डील करता है। काफ़ी ज़्यादा ना एसटी एरियाज, ठीक है, ये प्रेसिडेंट डील करता जाता है इनके साथ। किसी भी एरिया को एसटी एरिया प्रेसिडेंट ही बना सकता है, ठीक है, याद रखना, गवर्नर की पावर नहीं होती है, प्रेसिडेंट की पावर होती है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा 6 शेड्यूल डील करता है अदर ट्राइबल एरियाज के साथ। 6 शेड्यूल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, 6 शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? अभी लद्दाख में बहुत ज़्यादा डिमांड थी 6 शेड्यूल की, ड्यू टू सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट थे हमारे, राइट। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में 6 शेड्यूल की डिमांड करी थी, क्योंकि 6 शेड्यूल में जो तुम्हारा एक होता है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, है ना, एसटी एरियाज, और उससे भी ज़्यादा जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं ना, मतलब जहाँ जो थोड़े डिटैच्ड वर्ल्ड से, वो ट्राइबल एरियाज में आते हैं। कौन कौन सी स्टेट में? वो असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और मिजोरम में। इन 4 स्टेट में ही हैं हमारे अदर ट्राइबल एरिया जो 6 शेड्यूल में आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तुम्हें बस याद रखनी है 4 स्टेट्स के नाम, और तुम्हें याद रखना है कि लद्दाख में भी इसके बारे में कुछ चल रहा था, बस इससे ज़्यादा। तुम 7th शेड्यूल तुम्हारा डील करता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एफ। ये डील करता है तुम्हारा फेडरल लिस्ट के साथ। ऐसा समझ लो, हमारे संविधान में सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट समझते हो, विषय हैं, विषय, ठीक है। अब 3 तरह के विषय हमारे संविधान में। एक विषय है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, तो वो आएंगे तुम्हारे यूनियन लिस्ट में। किस में आएंगे? जैसे कि डिफेंस।
आर्मी पे स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, राइट। कुछ विषय हैं जिस पे तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, वो आएंगे स्टेट लिस्ट में, जैसे कि हेल्थ, राइट। कुछ विषय हैं जिसमें तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं, जैसे कि एजुकेशन। तो ये जो लिस्ट के बारे में लिखा है, फेडरल लिस्ट के बारे में, फेडरलिज्म समझते हो? फेडरल क्या होता है? जहाँ पे स्टेट की पावर अलग होती है और यूनियन की पावर अलग होती है। तो ये जो फेडरल लिस्ट के बारे में लिखा है, ये लिखा है तुम्हारा 7th शेड्यूल में। बस तुमने इतना याद रखना है, अंडरस्टूड। 8th शेड्यूल तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है, इसमें तुमने आर्टिकल 243 याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। 9th शेड्यूल तुम्हारा डील करता है लैंड रिफॉर्म्स के साथ, ठीक है। ऐसे लिखता भी जा रहा हूँ मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ साथ साथ में, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। 10th शेड्यूल तुम्हारा डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये तुम्हारा एफकैट का PYQ है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला PYQ कर लिया। 11th शेड्यूल तुम्हारा डील करता है पंचायत के साथ, और 12th शेड्यूल डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ। अब ये जो पहले 8 शेड्यूल्स है ना, ये जो यहाँ तक 8 शेड्यूल है, ये इनिशियली थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शुरू से थे, ठीक है। ये जो 9th 10th और 11th और 12th शेड्यूल है, ये आए हैं तुम्हारे अमेंडमेंट से। तो जो तुम्हारा 9th शेड्यूल है, ये आया तुम्हारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, ठीक है। जो तुम्हारा 10th शेड्यूल है, ये आया तुम्हारा 52nd अमेंडमेंट से 1985। जो तुम्हारा 11th शेड्यूल है, ये आया 73rd अमेंडमेंट से, 73rd, इरेजर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 73rd अमेंडमेंट से 1992। बस तुमने याद रखनी है अमेंडमेंट्स। और ये आया तुम्हारा 74th अमेंडमेंट से 1992, अगेन म्यूनिसिपैलिटीज़। तो मैं आगे बताऊंगा। ऐसा समझ लो तुम कुछ कि पहले इंडिया में, जब से इंडिया बना 1947 से, इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो तुम आज देखते हो ना, सरपंच के चुनाव होते हैं, BDC के चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, शुरू से नहीं थे, ठीक है। कुछ कमेटीज़ थी, बलवंत राय कमेटी, ये ना, ये जो इनके साथ डील करेंगे, बलवंत राय कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, है ना, तुम्हारे ठंगन कमेटी, ठीक है। ये कुछ कमेटीज़ थी। कमेटीज़ एक तरह से सरकार की तुमने बनाई हुई कमेटीज़ होती हैं, जो सरकार को रिपोर्ट बना के देती है कि क्या करना चाहिए, पॉलिसी और गाइडलाइन देती है, डायरेक्शंस देती हैं पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। इन्होंने अब सजेस्ट किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इंडिया में, और 73rd अमेंडमेंट 1992 के चलते पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। अब तुम मुझे बस ये बताओ उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। अब तुमने बस इतना याद रखना है, शेड्यूल्स में तुम्हें इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, व्हाट इज 86th अमेंडमेंट रिलेटेड टू? जल्दी बताओ जल्दी। सो यस, इसका आंसर है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अमेंडमेंट क्या होती है? फॉर्मल चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमारा संविधान जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक बार जो लिख दिया है वो है। हमारा संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है। हमारा संविधान चेंजेस अलाउ करता है, बट चेंजेस इतने इजी नहीं है। इट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ठीक है। संविधान में हमारे में चेंजेस हो सकते हैं, पर इतने इजी भी चेंजेस नहीं हमारे संविधान में, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंडर हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब फॉर्मल चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर अलाउड है? आर्टिकल 368। तुम्हें बस पेपर के लिए इतना याद रखना है, ठीक है। कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं, है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने तुम्हें बताया, फर्स्ट अमेंडमेंट से तुम्हारा 9th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, डाला गया था, 1951 में हुई थी। उसके बाद तुम्हें मैंने 52nd अमेंडमेंट के बारे में बताया, जिससे तुम्हारा 10th शेड्यूल डाला था। 73rd और 74th अमेंडमेंट से तुम्हारे 11th और 12th शेड्यूल डाले थे। तो कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं तुम्हारी जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट अमेंडमेंट अगेन 9th शेड्यूल डाला था। 7th अमेंडमेंट से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करी थी। इससे तुम्हारी पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश। अब मुझे बताओ कौन से लीडर की डेथ के बाद बनी थी, ठीक है। पोट्टिस्वामी करके होंगे कोई लीडर, वो गांधी जी के बहुत खास तुम कह सकते हो लीडर थे, गांधी जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। उनकी डेथ हो गई थी हंगर स्ट्राइक से।
तो इसके बाद सरकार को प्रेशर में आके आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बनानी पड़ी ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। एक्ट समझते हो, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाए, जो हो चुका हो, दोनों पार्लियामेंट समझते हो, तुम्हारी लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट, इन तीनों ने इसे पास कर दिया, अपना एक्सेंट दे दिया, तो वो एक्ट बन जाता है। जब वो पास नहीं होता तब उसे बिल बोलते हैं, ठीक है। तो फर्क होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बहुत सारे होंगे हमारे, पर एक्ट उससे कम होंगे, क्योंकि सारे बिल हमारे पार्लियामेंट में पास नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा जीएसटी वाला है, वो बिल तुम्हारा 126 था, लेकिन वो पास कौन सी अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? 101st अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था, ठीक है। अब 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमें ये पता लगा कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इतनी ज़्यादा चेंजेस करे थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी के चलते प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड हुए थे, जैसे कि प्रियम्बल में कौन से वर्ड ऐड हुए थे? सेकुलर। याद रखना है तुमने, बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। और भी 2-3 वर्ड्स थे, पर सेकुलर वर्ड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 से तुम्हारा जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटा दिया था। मतलब हटाया नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं फेंका था इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया था और इसे बना दिया था लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट होता था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी सरकारों से ले नहीं सकती है, ठीक है, लेकिन अब इसे लीगल राइट बना दिया, मतलब उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट तो मौलिक अधिकार होते हैं ना, जो तुम्हारी होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, कि फंडामेंटल राइट तुमसे छीन ले तो तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसीलिए उन्हें मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो 44th अमेंडमेंट से तुम्हारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा लीगल राइट बना दिया था, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ। 61st अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पहले तुम्हारी वोटिंग की एज होती थी 21 से कर दी थी ये 18 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम एज फॉर गिविंग वोट। इसके अंडर यूनिवर्सल क्या बोलते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। 73rd और 74th अमेंडमेंट से तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट आई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आए थे तुम्हारे। 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन आया था, कंपल्सरी एजुकेशन कर दी थी 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 101st अमेंडमेंट से तुम्हारा जीएसटी आया था, ठीक है। 101st अमेंडमेंट से तुम्हारा क्या आया था? जीएसटी आया था, ये तुम्हें याद रखना है, अंडरस्टूड। अब कुछ चीज़ें बताऊंगा तुम्हें जीएसटी के बारे में, वो तुम्हें याद रखनी है। जीएसटी जो है तुम्हारा, ये आर्टिकल 279A इसके साथ डील करता है। इंडिया में एक जीएसटी काउंसिल होती है, जिसे हेड करता है तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है तुम्हारे फाइनेंस मिनिस्टर? जल्दी से मेरे को बता देना कमेंट करके, ठीक है। हु इज़ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इसके चेयरपर्सन होते हैं। और एक और चीज़ तुम्हें याद रखनी है जीएसटी में, कि जीएसटी को पहली बार जीएसटी का आइडिया जो दिया था वो कैलकर टास्क फोर्स ने दिया था, ठीक है। तो तुम्हें जीएसटी को लेके याद रखनी है। जीएसटी में अभी स्लैब्स भी चेंज हुए हैं, अगर तुम्हें पता हो ना, 3-4 स्लैब्स आए हैं अभी जीएसटी में। गाड़ियाँ हो गई ना अभी तुम्हारे 28% से तुम्हारी गाड़ियाँ 18% जीएसटी पे चली गई हैं, ठीक है। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है जीएसटी को लेके, इतना काफ़ी है जीएसटी को लेके, ठीक है, अंडरस्टूड। और तुम्हें याद रखना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तुम्हारा जीएसटी लागू हुआ था, अंडरस्टूड। बस तुम्हें याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, 2016 ये लिख लेना साथ में। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तुम्हारा ईडब्ल्यूएस को कोटा मिला था, 10% रिजर्वेशन मिली थी, ठीक है। सिर्फ याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुमने एक चीज़ और याद रखनी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, कि 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है तुम्हारा। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमेंट करके बता दो कौन है, ठीक है। चलो, कुछ काम तो तुम्हें भी करना चाहिए। अब मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी ज़्यादा, ये भी तुम्हारा PYQ ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? अब तुम्हें उसके लिए देखना पड़ेगा। अब देखो, मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, हाँ, तो देखो इसका आंसर तो तुम्हारा इंडोनेशिया रहेगा। इंडोनेशिया सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है। भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान सारे के सारे सार्क के मेंबर हैं। इंडिया भी इवन सार्क का मेंबर है, ठीक है।
तो तुम्हें अब देखो वर्ल्ड में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जिनका ज़्यादा काम कुछ नहीं होता, इनका काम होता है मेनली रीजनल कोऑपरेशन। मतलब जैसे कि हम जैसे अपने नेबरहुड में आस पास वालों से दोस्ती कर लेते हैं, जैसे शॉपकीपर्स एक कम्युनिटी बना लेते हैं, अपनी अलग कम्युनिटी बना लेते हैं, बनिया अलग कम्युनिटी बना लेते हैं, सुनार अलग कम्युनिटी बना लेते हैं, है ना। मतलब जिनके साथ जिन नेबरहुड में हमें रहना है, हम अपनी महिला मंडल बनाते हैं, अलग अलग तरह के हम क्या बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो वैसे वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन, एक तरह से ओवरऑल कोऑपरेशन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना है पक्का ही पक्का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेन होती हैं हर बार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली हमारी सार्क। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, तुम्हें याद रखनी है इस चीज़ को। सार्क के हेडक्वार्टर तुम्हें याद रखने हैं। सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। सार्क बना बना कब था? 1985 में। कहाँ बना था सार्क हमारा? ढाका में। ढाका कहाँ है? बताओ जल्दी जल्दी बता देना, ठीक है। अब इसके समिट याद रखना तुम्हें, फिलहाल तो इसका कोई समिट था नहीं, ठीक है। एशियान एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन समझते हो? इंडोनेशिया, जकार्ता वाली सारी बेल्ट, है ना, जहाँ पे तुम्हारा चिकन स्नैक है ना, मलक्का स्ट्रेट, ये जो तुम्हारी बेल्ट है जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, इस सारी बेल्ट को एशियान बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इसके मेंबर्स याद रख लेने, देखने इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है। तुम्हें बस एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ याद रखनी है, इसके हेडक्वार्टर्स। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बैंकॉक में, थाईलैंड में, है ना, बैंकॉक थाईलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। अंडरस्टूड? सॉरी, बैंकॉक थाईलैंड में तो ये बना था, इट वॉज फॉर्म्ड। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियान के? एशियान के हेडक्वार्टर तुम्हारे हैं जकार्ता में, इंडोनेशिया में, माफ़ करना, ठीक है, इंडोनेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। अब तुम्हारा एससीओ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एक एससीओ का समिट के लिए हमारे जयशंकर जी एससीओ के समिट के लिए पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद, अगर तुम्हें याद हो। तो तुम्हें बस इससे एक चीज़ याद रखनी है कि इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में, और बेसिकली ये मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए बनी। बीजिंग कहाँ? चाइना में, इसका चाइना का। और इसके कुछ बहुत तगड़े तगड़े मेंबर्स हैं, IPCR याद रखना है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, है ना, चारों भाई तबाई, ठीक है। बिम्स्टेक तुम्हारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तुम्हें बस याद रखना है इसके मेंबर्स कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाली साइड जो कंट्रीज लगती है बंगाल की खाड़ी से, वो सारे के सारे, मैंने तुम्हें कहा ना, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ये मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, मैरीटाइम मतलब पानी के अंदर के कोऑपरेशन के लिए। अंडरस्टूड? तो तुम्हें बस ये याद रखना है। बिम्स्टेक का फर्स्ट यूथ समिट हुआ था, बिम्स्टेक का यहाँ लिख देता हूँ, बिम्स्टेक का फर्स्ट यूथ समिट हुआ था तुम्हारा गांधीनगर में लास्ट ईयर 2025 में, ठीक है, याद रखना बस, और कुछ नहीं है। और इसका ये वाला 6 समिट याद रख लेना, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड वाला, और कुछ याद नहीं रखना तुम्हें। बिम्स्टेक का एक और हेडक्वार्टर इसके याद रख लेना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? जहाँ पे सार्क बना था, ढाका में, ठीक है, अंडरस्टूड, बस याद रख लेना। नाटो तुम्हें पता ही होगा, अमेरिका लीड करता है एक तरह से नाटो को, कुछ नहीं, नाटो के दम पे अमेरिका सबको डराता रहता है, रशिया को भी डराता रहता है, राइट। तो नाटो 32 कंट्रीज़ का ग्रुप है। नाटो एक तरह से एक ट्रीटी मान लो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक ट्रीटी साइन करी हुई है कि एक पे अटैक करोगे वो सब पे अटैक माना जाएगा, ठीक है, इतना याद कर लो। इसकी कुछ मेजर कंट्रीज है, USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ठीक है, यूक्रेन भी इसका पार्ट बन रहा था। इसीलिए रशिया नहीं चाहता था कि नाटो का किसी भी तरह का इंटेलिजेंस हो, एटलीस्ट रशियन नेबरिंग कंट्रीज़ पे। इसीलिए रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा चलता रहा इसी नाटो की वजह से, ठीक है, याद रखना तुम्हें। कलेक्टिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलायंस, वही मैंने तुम्हें कहा कि एक पे हमला होगा बस सब पे हमला मारने के, याद रखना तुम्हारा नाटो का सबमिट नीदरलैंड्स में। चलो एक क्वेश्चन भी आएगा इस पर, तो इसको याद रखना, हैक को, नीदरलैंड्स को, ठीक है। G20 बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। G20 हमने भी होस्ट किया था दिल्ली में, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। तो G20 बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। इस बार G20 का समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में। तुम्हें बस ये याद रखना, G20 का कोई हेडक्वार्टर्स ऑफिशियल नहीं है, हर साल इनके जो होस्ट कंट्री होती है वो भी चेंज होती है। अंडरस्टूड? इससे ज़्यादा तुमने कुछ भी याद नहीं रखना है। G7 की भी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। इसका अपकमिंग ये समिट था कनाडा में, अभी चेक कर लेना एक बार ये वाला, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका गुड़गांव में, बस तुम्हें इतना याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुड़गांव में, और 100+ कंट्रीज़ और इंडिया ने फॉर्म किया ये वाला, ठीक है, बस तुम्हें याद रखना है, इसके हेडक्वार्टर गुड़गांव में। अच्छा,
ठीक है। व्हेन वॉज प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फिर बताता हूँ तुम्हें प्लानिंग कमीशन क्या है। ओके, सो आंसर इज 1950। प्लानिंग कमीशन सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक समझते हो? घर में थिंक टैंक कौन होता है? एक तरह से तुम्हारे दादाजी, ऐसे समझ लो तुम, है ना। ये पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बनाता है सरकार के लिए, सरकार को बताता है कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, हर चीज़ में गाइड करता है। फाइनेंस में हो गया, ओवरऑल ये गाइड करता है हर चीज़ में, ठीक है। किसी भी चीज़ में हो गया, किसी मिनिस्ट्री को गाइड करना हो, किसी पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये प्रीमियर थिंक टैंक होता है सरकार का, प्लानिंग कमीशन जो होता है। 1950 में प्लानिंग कमीशन हमारा सेटअप हुआ था। प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ देख लो। देखो, हमारा प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ये चीज़ इसके बारे में मैंने अब तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जो बॉडीज़, जो संस्था जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब किसी आर्टिकल में है, जैसे कि तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, तुम्हारा यूपीएससी, तुम्हारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जिनका तुम्हारा किसी न किसी आर्टिकल में जिनका जिक्र है, जैसे तुम्हारा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, राइट। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन बनी 1950 में, संविधान तो 1949 में बन गया था, तो इसका जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। लेकिन कुछ बॉडीज़ बनती हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जिसे हम एक्ट बोलते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तुम्हें मैंने बताया, जैसे कि तुम्हारी जो तुम्हारी कुछ बॉडीज़ जो तुम्हारी एक्ट से बनती है ना, जैसे कि जीएसटी काउंसिल बनी थी तुम्हारी, ठीक है, वंडेड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो कुछ बॉडीज़ होती हैं जो तुम्हारी एक्ट से बनती है। एक्ट ऐसा समझ लो, एक्ट वो लॉ होता है, लॉ विच हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? पार्लियामेंट में कौन कौन होता है तुम्हारे? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, बिकम्स एक्ट। तो एक लॉ जिस पे अपनी हाँ दे दी है किसने? पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट ने, वो एक्ट बन जाता है। इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन किसी एक्ट के तहत भी नहीं बना है, अंडरस्टूड। प्लानिंग कमीशन किसी एक्ट के तहत भी नहीं बना है। प्लानिंग कमीशन बना है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत। तो ये ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नॉन स्टैट्यूटरी है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 2014 में से अबॉलिश कर दिया था, क्योंकि सरकार इसकी जगह क्या ले आई थी? नीति आयोग ले आई थी सरकार इसकी जगह 2014 में। बस तुम्हें इतना याद रखना है, ठीक है। इसने 5 ईयर्स प्लान्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर्स प्लान एक तरह की पॉलिसी थी, गाइडलाइंस थी कि सरकार अगले 5 साल पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाली है, ठीक है। ये बहुत सारे काम करती थी, ठीक है। स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर, ये स्टेट्स को पैसे कैसे देने हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ ये संभालती थी, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सरकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स, सब कुछ ये संभालती थी। और इसका चेयरमैन होता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग 2014 में, और नीति आयोग कंप्लीटली सेटअप हुआ तुम्हारा 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसका चेयरमैन अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, वाइस चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पॉलिसी थिंक टैंक है, मैंने तुम्हें बताया, ये भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑफकोर्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही, क्योंकि अभी बनी है, संविधान तो कब का बना हुआ है। नॉन स्टैट्यूटरी भी है ये, क्योंकि ये किससे बनी है? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, ठीक है। ये एक्ट से नहीं है, एक्ट नहीं पास हुआ इसके लिए, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, अब तुम्हें फेडरलिज्म समझना पड़ेगा। फेडरलिज्म क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कुछ पावर सेंटर के पास होती है, कुछ स्टेट के पास होती है, और उसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा है, कोऑपरेट करना पड़ता है ना दोनों को। और कम्पिटिटिव मतलब कि दोनों को कम्पीट भी करना पड़ेगा, कि अगर सेंटर अच्छा कर रहा है तो स्टेट को भी उस चीज़ को कम्पीट करना पड़ेगा। हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है वो, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल पॉलिसी इनपुट्स देता है, इनोवेशन, ये सब, ठीक है। पीएम गति शक्ति वगैरह सब इसी के अंडर तो आ रहे हैं, नीति आयोग के अंडर। तो नीति आयोग कुछ नहीं है, एक प्रीमियर थिंक टैंक है सरकार का। बस तुम्हें इसमें कुछ चीज़ें याद करनी है जो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में सेटअप हुई है, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर्स प्लान्स बनाए थे, ठीक है। अब हमें 5 ईयर्स प्लान्स पे जाना पड़ेगा। 5 ईयर्स प्लान्स का अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
अब 5 ईयर्स प्लान्स को देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड बाय महलनोबिस मॉडल। कौन सा 5 ईयर प्लान है जो तुम्हारा एसोसिएटेड है महलनोबिस मॉडल से? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। विच 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद महलनोबिस मॉडल? सो इसका आंसर होगा थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब तुम्हें जल्दी से 5 ईयर प्लान में याद करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका आंसर सॉरी इसका आंसर चेक कर लेना एक बार यार। इसका आंसर होगा सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, महलनोबिस मॉडल तो सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान होगा इसका आंसर। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान मैंने तुम्हें बताया, 5 ईयर प्लान कुछ नहीं होता है, एक तरह से सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यार इंडिया जब शुरू में बना था तो इंडिया को फोकस करना पड़ना था ना अलग अलग चीज़ों पर धीरे धीरे, क्योंकि इंडिया अभी एक ऐसी कंट्री थी जो जस्ट अभी बनी है। इंडिया को एग्रीकल्चर पे फोकस करना था, इंडस्ट्रीज पे फोकस करना था, सर्विस सेक्टर पे फोकस करना था, है ना। इंडिया को हर तरह हरित क्रांति लानी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना था। तो एक हमें जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो एक अपना एम्बिशन सेट करते हैं ना, तो वैसे ही इंडिया 5 ईयर प्लान बनाता था। हम जैसे टाइम टेबल बनाते हैं ना, वैसे इंडिया प्लान बनाता था कि ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे ये करूँगा। ठीक है, तो हमें 5 ईयर प्लान्स में कुछ चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, 5 ईयर प्लान में पहले तुम्हारा आता है कि किसका मॉडल है, किसके बेसिस पे है। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान तुम्हें याद रखना है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बना है। किस पे बना है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बना है। ये किसको प्रायोरिटाइज करता था? एग्रीकल्चर को। मतलब बेसिकली इसमें कोई इंपॉर्टेंट थीम हो, कोई इंपॉर्टेंट स्लोगन हो और किसी इंपॉर्टेंट बंदे का नाम हो, उसी के और कॉन्सेप्ट। अब इसमें तुम्हें एक होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से, हर 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन सा प्राइम मिनिस्टर था वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए काम रहेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 तक, ये फोकस करता था एग्रीकल्चर के ऊपर, तुमने इतना याद रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो। ये एक और होमवर्क है तुम्हें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 5 होंगे। ठीक है, 5 होंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडिया में। ये 5 के 5 तुम्हारे लिए होमवर्क है, पढ़ के आने हैं। अंडरस्टूड? और तुमने फिर मुझे बताना है इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट्स में बताना इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। अंडरस्टूड? बस इसे याद रखना। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में तुमने एक और चीज़ याद रखनी है कि सेकंड 5 ईयर प्लान से हमारे 3 स्टील प्लांट्स एस्टैब्लिश हुए थे, रुड़केला, दुर्गापुर और भिलाई। ठीक है, दुर्गापुर तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल में होगा। अंडरस्टूड? और जो तुम्हारा भिलाई है ये होगा छत्तीसगढ़ में, है ना। और ये जो तुम्हारा रुड़केला है ये होगा तुम्हारा उड़ीसा में। तुम्हें बस याद रखना है ये किस में बने थे? सेकंड 5 ईयर प्लान में बने थे। कौन सा मॉडल था? महलनोबिस मॉडल था। ये तुम्हारा एफकेड का PYQ है। अंडरस्टूड? थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका फोकस था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये था। इसमें एक और चीज़ तुमने ऐड करनी है, गार्डगिल फॉर्मूला पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड था? गार्डगिल फॉर्मूला पे। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में तुमने एक और चीज़, यहाँ पे ब्रेक आ गया था। क्यों ब्रेक आ गया था? थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम 2 वॉर्स हुई थी। कौन सी 2 वॉर्स हुई थी जल्दी बताओ? 1962 साइनो इंडियन वॉर हुई थी, और कौन सी हुई थी? 1965 इंडो पाक वॉर। याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इस वजह से तुम्हारा ब्रेक आ गया था बीच में, क्योंकि वॉर्स की वजह से अनस्टेबल हो गई थी थोड़ी सी कंट्री उस टाइम पे फाइनेंशियली भी। फोर्थ 5 ईयर प्लान तुमने याद रखना है रुद्र एलन मॉडल पे था। किस पे था? ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक स्लोगन था गरीबी हटाओ, ये तुम्हें याद रखना ही रखना है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक स्लोगन था गरीबी हटाओ, और ये तुम्हें याद रखना ही रखना है। अंडरस्टूड? और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी रिमूवल। अंडरस्टूड? और ये कौन से मॉडल पे था? DP धर। अंडरस्टूड? अच्छा, अब तुमने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी थी महलनोबिस से, PC महलनोबिस, इनके बारे में एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम बनाते हैं 29 जून को इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे। बस तुमने इतना याद रखना है। ठीक है, और एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वो भी इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, बस तुमने इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर के प्लान के टाइम तुम्हारा स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट हुआ था। क्या था स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट? बताओ जल्दी कमेंट्स में, बता देना स्माइलिंग बुद्धा। चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम। तो तुम्हें ऐसे ये सारे याद करने हैं, यहाँ तक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकियों के तुम्हें सिर्फ थीम्स याद करने हैं, मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव याद करने हैं। ठीक है, देख लेना एक बार। मैं PDF तुम्हें कहाँ मिलेगा? PDF मिलेगा तुम्हें टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। ठीक है, अच्छा, वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? मैंने कहा था ना याद रखना, ऊपर क्या कहा था? हैग में। कहाँ पे? ये हैग में, नीदरलैंड्स में है हैग तुम्हारा। अब तो नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम भी है। 1945 में बना था, बस तुम्हें याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, ये मेजर UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें तुम्हें कुछ नहीं, इनमें तुम्हें इनके हेडक्वार्टर्स याद करने हैं।
ठीक है। इनके बस तुम्हें बस इनके हेडक्वार्टर्स याद करने हैं, ठीक है, और तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। एक चीज़ और है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, एक UNFCC होती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के साथ डील करती है। किसके साथ डील करती है? क्लाइमेट चेंज के साथ। तो इसकी एक अथॉरिटी है, इसकी एक मेजर गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये हर साल सबमिट कराती है और यहाँ पे ना ये कुछ डिस्कस करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, जिस एग्रीमेंट के चलते ये क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स लेके आते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब जल्दी से मेरे को बताना तुमने, क्योटो प्रोटोकॉल कौन से कॉप, विच कॉप सबमिट, कौन से कॉप सबमिट का अंडर आया था, किस कॉप सबमिट के अंडर क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ये तुमने मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो तुमने बस याद रखना है COP30 जो तुम्हारा सबमिट था, जो COP30 सबमिट था, ये कहाँ पे हुआ तुम्हारा? बेलम में, ब्राज़ील में। और COP29 कहाँ हुआ था तुम्हारा? 29 हुआ था तुम्हारा बाकू में। कहाँ है बाकू? अज़रबैजान में। बस तुमने याद रखनी है चीज़, ठीक है। और ये वाले तुम इनके हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना, ये तुम्हें PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे हेडक्वार्टर्स तुम पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इनके अलावा कुछ होंगे एड ऑन्स तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने लगा सकता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 3 लगाना है इसका आंसर, आगे चलना है, ठीक है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मैंने तुम्हें कहा है किस लिए होते हैं ये, ओवरऑल एक इंसान की पूरी तरह की डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट ना हो, जैसे कि राइट टू एजुकेशन ना हो, तो क्या तुम्हारी पूरी तरह की डेवलपमेंट हो पाएगी, मानसिक डेवलपमेंट हो पाएगी? अगर मान लो तुम एक ऐसे अंडर प्रिविलेज सेक्शन में हो जहाँ पे तुम एजुकेशन खुद अटेन नहीं कर सकते हो, सरकार और तुम्हारी हेल्प ना करे, तुम किसी भी वे में अटेन नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। तो फंडामेंटल राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। कौन से, इसमें तुमने याद रखना आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, फंडामेंटल राइट होते हैं तुम्हें। अब इनके डिवीजन होता है मैं तुम्हें बता दूंगा, गारंटी लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी टू ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये एक तरह से लिमिटेशंस हैं किसकी पावर पे? स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट मत समझना, कंट्री है इसका मतलब, ठीक है। संविधान की टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में हम किसी भी कंट्री को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। कंट्री एक जियोग्राफिकल टर्म है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं, यस, आप इन्हें जस्टिसिएबल होते हैं, जस्टिफाई करा सकते हैं। कहाँ पे करा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी करा सकते हैं। कौन कौन से आर्टिकल के जरिए? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। इन दोनों आर्टिकल्स के जरिए तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और तुम्हारा हाई कोर्ट जो है, इन दोनों आर्टिकल्स के जरिए तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और तुम्हारा जो हाई कोर्ट है, ये कुछ रिट्स इशू कर सकता है। अब तुम्हें रिट्स समझनी पड़ेंगी, ठीक है, रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट्स एक तरह के तुम समझ लो फॉर्मल ऑर्डर होता है। अब तुम्हारी 5 रिट्स होती हैं, तुम्हें बस याद करनी है। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या मतलब है हैबियस कॉर्पस का? टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, बस तुमने याद करना है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस एक तरह के ऑर्डर होते हैं जो तुम्हारे कोर्ट पास करते हैं, ठीक है। मान लो कोई आदमी है, लेटेस्ट से कोई आदमी कोर्ट जो चाहता है कि उसको वो कोर्ट के सामने पेश हो, उसको ऐसे ही अरेस्ट कर दिया है, तो वो पुलिस को ऑर्डर देगा, हैबियस कॉर्पस रिट ऑर्डर देगा कि जाओ मुझे आदमी चाहिए, तो टू हैव द बॉडी ऑफ। एक होता है तुम्हारा मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। जैसे कोई, जैसे हाई कोर्ट है तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं थे, मेरा काम है, इसको मेरे पास भेजो, ठीक है। प्रोहिबिशन, अगेन प्रोहिबिशन वही होता है मना करना, टू फॉरबिड, है ना। हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है लोकल कोर्ट्स को, ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये हाई कोर्ट की। जैसे कि लोकल कोर्ट लेटर से कोई ट्रिब्यूनल है, वो किसी को फांसी की सज़ा दे रही, तो वो नहीं दे सकती है, अंडरस्टूड। लोकल कोर्ट दे सकता है पर उसके लिए हाई कोर्ट की वो लगती है, तुम्हारी हाई कोर्ट की एक्सेंट लगता है, ठीक है। तो और एक होता है सर्टियोररी, ठीक है, मतलब टू इन्फॉर्म्ड, टू इन्फॉर्म, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तुमने बस याद रखना है इनकी मतलब, ज़्यादा भी पे दिमाग मत मारो। और एक होता है को वारंटो, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी,
बस तुम इनके याद कर लो, ये सब के सब जो है ना ये लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब के सब लैटिन वर्ड्स हैं, तुम बस याद कर लो। और तुमने याद क्या रखना है, 5 रिट्स होती हैं, इन रिट्स के नाम और इनके मतलब, और ये आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है, आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट पास कर सकता है, और ज़्यादा पावर रिट में हाई कोर्ट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती। बस तुमने इतना याद रखना है, जुरिस्डिक्शन जो बड़ी होती है वो हाई कोर्ट की होती है, बस तुमने इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स की तुम्हारी 6 कैटेगरीज होती है, वो तुम्हें बता दूंगा। आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 का मतलब होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट हर्ट करती, सरकार हर्ट करती, कोई भी हर्ट करता है, तो तुम आर्टिकल 32 के अंदर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर जी कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैन ऑफ इंडिया, कौन थे हमारे B.R. अम्बेडकर जी, देख लेना, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। आर्टिकल 21 एज द बाइटेस्ट इंटरप्रिटेशन, छोड़ो इसे अभी, ठीक है, ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखना, एनफोर्स करा सकती है जुडिशरी, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 लगा के। अब आर्टिकल 12 बताता है स्टेट की डेफिनेशन क्या है, बस याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है जो भी लॉज सरकार बनाएगी और वो फंडामेंटल राइट्स को अगर हर्ट करेगी तो वो लॉज सारे के सारे लॉज क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, याद रखना। राइट टू क्वालिटी आता है तुम्हारा आर्टिकल 14 से 18 तक, इसमें आर्टिकल 15 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 14 एबोलिशन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 19 से 20 तुम्हारे राइट टू फ्रीडम होते हैं, इसमें तुम्हारी ये फ्रीडम्स है, सैमरो याद रख लेना, 6 फ्रीडम्स है, राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मेकिंग एसोसिएशंस, राइट टू मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है, और राइट टू तुम्हारा ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, तुम कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, सैमरो से याद रख लेना, ठीक है। आर्टिकल 19 to 20 तुम्हारे राइट टू फ्रीडम होते हैं। आर्टिकल 21A ये जो तुम्हारा इंसर्ट हुआ था, ये इंसर्ट हुआ था तुम्हारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमने ऊपर करा था, ठीक है, याद रखना बस ऐसे ही, ठीक है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 तुम्हें एक्सप्लोइटेशन से बचाता है, ये याद रखना है तुमने। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तुम्हें देता है आर्टिकल 25 से 28, तो एक तरह से इंडिया को ये वाला जो है सेकुलर बनाता है, क्या बनाता है, सेकुलर नेचर देता है इंडिया को। अब बताओ मेरे को, सेकुलरिज्म वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड हुआ था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से आया था, मैंने ऊपर बताया था, जल्दी बताओ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है, याद रखना है तुमने बस, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स देते हैं, माइनॉरिटीज़ वगैरह को कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स देते हैं ये। आर्टिकल 32 to 35 जो हैं, आर्टिकल 32 तुमने बस इसमें याद रखना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, ठीक है, इसे हार्ट एंड सोल बोला था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 ये बोलता है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, किसके लिए, डिफेंस फोर्सेस में जो लोग हैं उनके लिए, है ना, उनके कई बार फंडामेंटल राइट्स जो हर्ट हो जाते हैं, कैसी ऐसी पोस्टिंग होती है कहीं, है ना, तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस चीज़ में तुम्हें हर जगह सुख सुविधा नहीं मिलेगी, राइट, कई जगह पे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हर्ट होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बोलोगे चलो आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट चलता हूँ या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट चलता हूँ, हाई कोर्ट रिट पास करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तुमने बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 35 इग्नोर कर सकते हो। अब डीपीएसपीज तुमने याद रखना है, डीपीएसपीज गाइडलाइंस होती हैं सरकार के लिए कि उन्हें किस तरह के कानून बनाना है लोगों के लिए, किस तरह का कानून बनाना है कि जो सरकार कानून बनाए उससे लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। एक तरह से डीपीएसपी जो ना वो एक तरह से सरकार के लिए गाइड बुक है कि कानून में कैसी भावनाएं होनी चाहिए, जो तुम कानून बनाओ उससे लोगों का भला होना चाहिए, ये वो, ठीक है, कैसी कैसी डीपीएसपी वो तुम देखोगे अभी, ठीक है। तुमने बस इसमें एक चीज़ मेन चीज़ याद रखनी है, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है, और तुम इन्हें जस्टिफाई नहीं करा सकते कोर्ट में जाके, जैसे फंडामेंटल राइट तुम्हारे हर्ट हो जाए तो तुम जल्दी से जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट, जाते बोलते हैं आर्टिकल 32 की मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ है, ठीक है, मेरा राइट टू स्पीच हर्ट हुआ है और मेरे को जल्दी से राइट टू स्पीच मिला जाए, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे तुम्हारी डीपीएसपी हर्ट हो जाए, लेट अस से कि तुम्हारी डीपीएसपी तुम्हें दी हुई है कि तुम्हें लेटर से तुम्हारी डीपीएसपी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तुम बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मेरी स्टेट में, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डीपीएसपी है, ठीक है, वो तुम्हारा आर्टिकल 40 में आएगा आई गेस। लेकिन तुम वहाँ पे जाके ये नहीं बोल सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि मेरी सरकार ने डीपीएसपी के मुताबिक काम नहीं किया, सिर्फ गाइडलाइंस है, सरकार पे कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कोई मैंडेशन नहीं है सरकार पे, ठीक है। तुमने एक चीज़ याद रखनी है, डीपीएसपीज हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, बस याद रखना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे ना जितने भी तुम्हारे ये होते थे, जितना भी तुम्हारा स्लेवरी वगैरह होती थी, ये सब यूएस के साइड, यूएस वाली साइड में ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, तो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया ही पहली बार यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, तुमने बस याद रखनी है चीज़, ठीक है।
DPSPs क्या करते हैं, तुम्हारा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैंडेटरी नहीं है DPSPs को फॉलो करना। DPSPs कॉम्प्लीमेंट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। येस, इट इज़ वेरी गुड। आर्टिकल 36 में फिर वही बताया डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है। आर्टिकल 13 भी यही था, ठीक है, तो ये बोलता है सेम ही डेफिनेशन है, ठीक है। आर्टिकल 37 DPSPs का नेचर बताता है। ये बोलता है आर्टिकल 37 की DPSPs तुम एनफोर्स नहीं करा सकते हो कोर्ट में जाके, ठीक है, पर फंडामेंटल हैं ये गवर्नेंस के लिए, ठीक है। अब 3 तरह के DPSPs होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, गांधीयन होते हैं, जो गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे 1947 से 1992 तक कोई भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो कोई सरकार के पास जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई DPSPs में लिखा है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, तुमने बनाई नहीं। क्यों? क्योंकि DPSPs क्या है, नॉन जस्टिसिएबल हैं। लेकिन अगर मान लो विलेज पंचायत जो वो फंडामेंटल राइट्स में डाला होता तो वो जस्टिसिएबल हो जाते, फिर सरकार को तभी के तभी वो कुछ काम करना पड़ना था उसके लिए, ठीक है। तो तुम DPSP को जस्टिफाई नहीं करा सकते हो जाके, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो कौन सी स्टेट है पहली जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन नहीं किया है। आर्टिकल 40 होगा। जल्दी से बताना कौन सी पहली स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई है। तुमने बस इन्हें नज़र मार लेनी है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, गांधीयन होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, लिबरल होते हैं, ठीक है। ये है अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44, कौन सा 44, थोड़ा सा यार मैं भी भूल जाता हूँ। आर्टिकल 44 याद रख लेना, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो संविधान हमें अगर कुछ राइट्स देता है तो है ना, बाद में पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू से नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना, ठीक है। इन्हें इंसर्ट किया गया है किसके द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। बस तुमने इतना याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम। अब देखो अगर सरकार की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं तुम्हारे प्रति, तो तुम्हारी भी इस देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, राइट, है ना। कुछ जिम्मेदारियां हैं ना कि हम इस देश के फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करें, आर्मी पर्सन्स को रिस्पेक्ट करें, हम अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके आएँ, प्रोग्रेसिव टेम्परामेंट लेके आएँ, हम अपने नेशनल सिंबल्स जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, इनकी रिस्पेक्ट करें, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करें, राइट। तो ये किस में एनश्राइंड है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ है। अगेन ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। लेटर से कोई आदमी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है किसी तुम्हारे नेशनल सिंबल की, तो तुम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते हो क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। इंसल्ट भी नहीं कर सकता वो, लेकिन रिस्पेक्ट करने से मना कर रहा है ना, तो तुम उस चीज़ के लिए नहीं जा सकते। इंसल्ट होता है कि विडंबना करना, है ना, बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसल्ट नहीं कर सकता वो, लेकिन रिस्पेक्ट ना करे वो उसकी चॉइस है, ठीक है, एक तरह से। लेकिन हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम सबको फॉलो करनी चाहिए, हम सबको, अंडरस्टूड। तो पार्ट 4A में आती हैं तुम्हारी, आर्टिकल 51A में आती हैं, ठीक है। हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जुड़ गई थी। कहाँ से लिए हमने, USSR, रशिया के संविधान से हमने ये अडॉप्ट करी हैं, ठीक है। तो DPSPs कहाँ से लिए थे, आयरिश। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे, US से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली, रशिया से। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51A। कौन सा पार्ट, पार्ट 4A। DPSPs में कौन सा आर्टिकल, 36 to 51, पार्ट 4, याद रखना है। यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 to 35, पार्ट 3, याद रखना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है इनसे, ठीक है। DPSP सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। इन्हें प्रमोट करती है पेट्रियोटिज्म, यूनिटी, फेटर्निटी, डिसिप्लिन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। पढ़ लेना। 10 होती है, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नोबल आइडियाज़ ऑफ नेशनल स्ट्रगल की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। ये वाला 11th, ये वाला 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, क्या कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर की इस देश में बहुत कमी हो रही है, तो 8th वाली बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे साइंटिफिक टेम्पर लाना चाहिए हमें लोगों के बीच में, ठीक है। हमें डाइवर्सिटी को, रीजनल और रिलीजनल, लिंग्विस्टिक, हर तरह की डाइवर्सिटी को हमें क्या प्रमोट करना चाहिए, ब्रदरहुड लाना चाहिए, फ्रेटर्निटी लानी चाहिए। हाँ, फ्रेटर्निटी वर्ड भी तुम्हारा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd से ही, तभी तो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उससे, ठीक है। इमरजेंसी, नेक्स्ट हम आ रहे हैं किस पे आ रहे हैं, अब हम इमरजेंसी पे। हाउ मैनी एमरजेंसीज हैव बीन एनविसेज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी एमरजेंसीज दी हुई हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 3 एमरजेंसी है, 3 तरह की एमरजेंसीज होती हैं।
कौन सी होती है? नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। ठीक है, 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। इमरजेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन जो मतलब एक तरह से है ना, अटैक हो गया है ना, कहीं पे इंडिया के फाइनेंसेस ख़राब हो गई, कंट्री के फाइनेंसेस ख़राब हो गए है ना, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो गया, वॉर लग पड़ी, किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से फॉलो नहीं हुआ, वो इमरजेंसी टाइप सिचुएशन होती हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ पे तुम्हारे? इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में? तुम्हारे पार्ट 18 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 18 में। रोमन नहीं दिख रहा होगा किसी को तो देख लेना। ठीक है, और ये कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 से 360 में। ठीक है, याद रखना। नेशनल इमरजेंसी तुम्हारी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी तुम्हारे आर्टिकल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी तुम्हारे आर्टिकल 360 में। तुमने बस ये याद रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक रहे इन सब टाइम पे भी उसके लिए होता है। ठीक है, तुमने बस याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब बाहर से वॉर हो जाता है, जैसे इंडो पाक वॉर हो गई थी, तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी? 3 बार लगी है। 3 टाइम्स। कब कब? 1962 साइनो इंडियन वॉर, मतलब इंडो चाइना वॉर, 1971 इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वाली, और 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे वॉर नहीं हुई थी, ऐसे लगा दी थी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता, सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। आर्टिकल 19 कौन सा था? आर्टिकल 19 सेमरो दी थी ना तुम्हें, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन की जो तुम्हें फ्रीडम्स दी थी, ये फ्रीडम्स कैंसिल हो जाती हैं इस टाइम पे। ठीक है, 6 महीने के लिए लगती है, उसके बाद पार्लियामेंट इसे एक्सटेंड कर सकता है हर 6 महीने पे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, ये तुम्हें याद रखना है। स्टेट इमरजेंसी मतलब किसी स्टेट में लेटेस्ट से लॉ एंड ऑर्डर सही से फॉलो नहीं हो रहा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ की स्टेट का गवर्नर रिपोर्ट कर देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट वहाँ पे लगा देगा प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। मणिपुर में लगा हुआ था काफ़ी टाइम से। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़राब हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंडर आता है, याद रखना। अभी तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लगी है। अब एक बिहार में स्टेट इमरजेंसी को बहुत बार क्या किया गया था? बिहार की कौन सी स्टेट थी? अच्छा, वो तो ऑर्डिनेंस को तो छोड़ो से। ठीक है, तुमने बस याद रखना है, ये 3 आर्टिकल्स तुमने याद रखने हैं उस चीज़ में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आर्टिकल 365 वही बोलता है, 356 और 365 इकट्ठा याद करना, कि किसी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर सही से फॉलो नहीं हुआ एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 356 के तहत क्या लगा सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा मेन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की टाइमलाइन। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। 1934 में एम एन रॉय नामक एक आदमी ने आइडिया दिया कि एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए, लोगों का ग्रुप होना चाहिए, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलेंगे, और वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। याद रखना तुमने इसे। ठीक है, अब 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ये चूज़ नहीं किए गए थे, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओल्ड थे, तो फ्रांस में ऐसा होता था ना कि जो सबसे ओल्ड होता था उसे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था, इसलिए उसे प्रेसिडेंट बना देते थे। ठीक है, टेम्परेरी टाइप का। तो क्योंकि इलेक्शन करवाने थे प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने के लिए भी तो कोई चाहिए था। प्रेसिडेंट देश का प्रेसिडेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो फिलहाल सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे ज़्यादा ओल्ड थे, उन्हें बना दिया गया था प्रेसिडेंट। ठीक है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने फुल फ्लैश प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट फुल फ्लैश प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्ण रामाचारी, ये बने थे वाइस प्रेसिडेंट्स। बस तुमने याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइज़र थे वो थे बी.एन. राव, लीगल एडवाइज़र। बस तुमने याद रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट था, जिसे हम आज प्रियम्बल, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। प्रियम्बल जैसे तुम्हारी बुक का इंडेक्स होता है ना, वैसे भारत के संविधान का एक इंडेक्स है, एक इंडेक्स तो नहीं, एक फेस है जो भारत के संविधान की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। प्रियम्बल क्या करता है? रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज़ ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, की हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, है ना, ये सब के बारे में। ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम के बीच एक फ़र्क समझ लेना। फ्रीडम जो होती है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लिबर्टी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि फ्रीडम की तुम इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन लिबर्टी नहीं, तुम बॉर्डर एरियाज़ पे, तुम आर्मी कैंटोनमेंट्स में नहीं जा सकते ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस। ठीक है, तो लिबर्टी इंडिया में, फ्रीडम नहीं है। ठीक है, फ्रीडम नहीं है इंडिया में, लिबर्टी है। ठीक है, याद रखना।
22 जनवरी 1947 को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया था, तुम्हें इतनी चीज़ याद रखनी है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश या आज़ाद हो गया था, ठीक है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और बी आर अम्बेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, याद रखना इस बात को। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे 6 मेंबर्स थे, जिसमें से 2 की डेथ हो गई थी और उन्हें रिप्लेस किया था। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। अंडरस्टूड। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था पूरी तरह से, जिस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब इसमें 2 डेट से ऐड कर लेना। 4 जनवरी 1950, अच्छा लिखा हुआ है 24 जनवरी 1950, इस दिन हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, नेशनल सॉन्ग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा, है ना, पार्लियामेंट्री डिबेट सबने देखी होंगी। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने कौन से वाले राइटिंग्स के अंदर लिखा था? आनंद मठ के अंदर। किसके अंदर लिखा था? आनंद मठ के अंदर। आर्टिकल 51A कौन सा था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सब पार्ट ए क्या बोलता है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने नेशनल सॉन्ग की, नेशनल एंथम की। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये डील करता है उस चीज़ के साथ, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था 1905 के बंगाल पार्टीशन के टाइम पे, है ना। स्वदेशी मूवमेंट में, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा स्लोगन चले थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। याद रखना तुम्हें ये चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भैया, ठीक है। तुमने वंदे मातरम को रिलेट, वंदे मातरम है ना हमारा नेशनल सॉन्ग, याद रखनी है चीज़। और वंदे मातरम भी याद कर लेना, अच्छा होता है, ठीक है। याद कर लेना, हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारे लिए प्राइड की बात होती है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, नेशनल एंथम तो पता ही होगा, जनगण मन किसने गाया था? रविंद्रनाथ। किसने लिखा था, कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अच्छा ठीक है, अपने को 2 क्वेश्चंस का जवाब देना, मेरा होमवर्क है। कैलियोग्राफर्स कौन हैं? हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, इंग्लिश में किसने लिखा है? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। कैलीग्राफर्स कौन है याद रखना, बता देना मेरे को, ठीक है। कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अच्छा 26 जनवरी हम यहाँ पहुँच गए, रिपब्लिक डे आ गया तुम्हारा ना। अब रिपब्लिक डे के बारे में कुछ, ठीक है। अब जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है। और थीम मैं तुम्हें बता देता हूँ रिपब्लिक डे का थीम क्या था। रिपब्लिक डे का थीम था स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। स्वतंत्रता का, याद रख लेना, वंदे मातरम के रिलेटेड था मंत्र, वंदे मातरम, याद रख लेना बस, ठीक है। ये तुम्हारे इस बार रिपब्लिक डे कौन से वाले, 77th वाले का, 2026 वाले का ये था। चीफ गेस्ट तुम मुझे बताओगे कौन था, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कौन कर रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी। एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, ये थी तुम्हारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। राजेंद्र प्रसाद जी के पास 3 कमेटीज थी, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली कमेटीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी किसके अंडर थी, याद कर लेना एक बार, ठीक है। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 11 सेशंस, टोटल सिटिंग्स 165। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। BN राव जो थे वो लीगल एडवाइजर थे, ये भी याद रखना। सच्चिदानंद सिन्हा पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। राजेंद्र प्रसाद पहले फुल प्रेसिडेंट बने थे। वाइस प्रेसिडेंट SC मुखर्जी और VT कृष्ण रामाचारी बने थे। अंडरस्टूड। एंड फोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी में स्वराज की मांग करी थी, इसलिए इस डेट को चुना गया था, ठीक है। कांग्रेस का एक सेशन था, मेरे को सेशन नहीं याद आ रहा, स्वराज की मांग हुई थी, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब तुम्हें रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स याद करने हैं और कुछ और भेजूंगा मैं टेलीग्राम पे। तुमने इसमें कुछ नहीं, इंडिया की रैंकिंग याद करनी है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग याद करनी है, ठीक है, ये वाले। और मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। चलो ऑप्शन देता हूँ, 36, 37, 38, 39। जल्दी से बताओ मुझे। तुमने याद करना है कि इंडिया की रैंकिंग और ये वाला जो इंडेक्स है ये बनाता कौन है, ठीक है। जल्दी से जाकर देख लेना, ये टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा। अब देखो 2 तरह की बॉडीज़ होती हैं, जो बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं और किसी आर्टिकल के तहत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। और जो लिखी नहीं गई हैं और किसी एक्ट के द्वारा बनी है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। याद रखना ये चीज़, ठीक है। अंडरस्टूड। अब मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, एक्ट से बनी होती है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जैसे कि तुम्हारी नीति आयोग और पार्लियामेंट्री कमीशन में बनी थी ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। यस, याद रखना है चीज़, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के बारे में, ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हाँ है, आर्टिकल 52 में। वाइस प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 63 में है। प्राइम मिनिस्टर का लिखा है 74 आर्टिकल में लिखा। पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, ये याद रख लेना, ये तुम्हारा PYQ है। हाई कोर्ट का आर्टिकल याद रखना 2414 से 231। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 आर्टिकल में लिखा है। कैग 148 आर्टिकल में लिखा है। फर्स्ट आर्टिकल याद करना इनका। UPSC 315 आर्टिकल में लिखा है। स्टेट अगेन 315। अटर्नी जनरल 76। ठीक है, अटर्नी जनरल कौन होता है? हाईएस्ट, एक तरह से सरकार का वकील होता है, याद रख लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है, ये आर्टिकल 165 में। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, मैंने तुम्हें ऊपर भी बताया। GST काउंसिल आर्टिकल 279 है, ऊपर बताया। नेशनल कमीशन फॉर SC आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर ST आर्टिकल 338 है। लिंग्विस्टिक कमीशन 350 भी। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी है, BC भी है, वो आर्टिकल 338B में होगी, याद रख लेना। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में। ठीक है, अब मुझे बताओ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की जुरिस्डिक्शन किसके पास है? इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में, जैसे मुल्ला परियार डैम, परियार रिवर्स के ऊपर जो वो डिस्प्यूटेड है, किसके बीच में? मुल्ला परियार डिस्प्यूटेड है केरला और तमिलनाडु के बीच में। अब बताओ इस डिस्प्यूट का हल कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? जल्दी बताओ, आंसर बताओ मेरे को कमेंट में जल्दी से। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तुम्हें एक्ट याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इससे CVC बनी थी तुम्हारी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, RTA। ठीक है, एक CBI का भी डाल देना इसमें। CBI किससे बनी थी? स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, मेरे को ईयर याद नहीं, देख लेना, शायद 1934 हो शायद, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, लोकपाल, ये एक्ट से बने थे। एक्ट मतलब एक ऐसा लॉ जिसको पास कर दिया है किसने? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट में आते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। GST ट्रिब्यूनल न्यूज़ में था अभी बहुत ज़्यादा, एक्ट पढ़ लेना कौन सा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2-3 महीने न्यूज़ में रहा लगातार। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल दे रखे हैं, एक बार इन पे नज़र मार लेना, सभी के सभी आर्टिकल्स, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इन दोनों पेजेस में से। ठीक है, देख लेना एक बार नजर मार लेना। कुछ कमीशंस हैं, वो कमीशंस तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन वगैरह है तो तुम्हें पता ही है। सरकारीय कमीशन डील करता है सेंटर स्टेट रिलेशन से। पुंछ कमीशन भी उसी से डील करता है, फेडरल रिलेशन से। याद रखनी तुमने ये चीज़। GST काउंसिल GST पॉलिसी से। फिजिकल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 बताया तुम्हें। GST काउंसिल आर्टिकल 279 है। ठीक है, कैलकर कमेटी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था, याद करो। ठीक है, तुम्हारे नीति आयोग पॉलिसी थिंक टैंक है। ठीक है, ये सब तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये कोठारी कमीशन एजुकेशन रिफॉर्म से करता है डील। मंडल कमीशन ये तुम्हारा PYQ है, OBC रिजर्वेशन दी थी 10% मंडल कमीशन में। ठीक है, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे होमवर्क है। इस बार भारत रत्न, इस बार नहीं मतलब भारत रत्न 2025 में जिन्होंने भारत रत्न जीता था, चलो थोड़ा सा, भारत रत्न 2025 में जिन्होंने जीता था कौन कौन थे तुम्हारे? कर्पूरी ठाकुर है ना, LK अडवाणी। ठीक है, जो 5 थे उनके नाम याद करो जल्दी से जाकर। ठीक है, मैंने वैसे टेलीग्राम पे शेयर भी कर रखे हैं। अंडरस्टूड? ये कमेटीज़ देख लेना एक बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाली कमेटीज़ हैं। ठीक है, देख लेना एक बार। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव्स, सिर्फ इन्हें नज़र मारना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक बार नेट पे देख लेना। GST अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो मैं तुम्हें ऊपर बता रहा था GST ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट होता है, लॉ में एक तरह की अथॉरिटी होती है। जैसे तुम्हारे हाई कोर्ट्स, लो कोर्ट्स होते हैं, वैसे ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है जो किसी एक थीम पे डील करता है। जैसे GST वाला GST के केसेस लेगा। अंडरस्टूड? उस तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे विमेन ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो औरतों के ऊपर कोई अत्याचार हो उस तरह के केस लेके। चाइल्ड ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, वो किस लिए होते हैं? ट्रिब्यूनल होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। किस लिए होते हैं? इजी एंड फास्ट जस्टिस के लिए। याद रखना बस ये चीज़। ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन याद रखना। ठीक है, एक बार पढ़ना है इन सब के बारे में, थोड़ा सा पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक बार नज़र मार लेना यहीं पे। ठीक है,
इसमें यहाँ पे तुमने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, G20 समिट इस बार जोहानिसबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। तुमने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पे। रीड मानोगे मान लेना। ये तुम्हारा थोड़ा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आ गया जो आजकल इंपॉर्टेंट चल रहा है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक डिजिटल म्यूजियम बना है रांची में, बस ये याद रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है। और मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, वो नेट पे सर्च मार लेना, ठीक है, गूगल पे सर्च मार लेना। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर था ये, ठीक है। ये कुछ नाम है ट्राइबल लीडर्स के, बिरसा मुंडा, रानी अलूरी सीतारामा राजू, ठीक है, ये कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, ट्राइबल हीरोज़ हैं हमारे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके बारे में यहीं से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, अभी न्यूज़ में थी ये इसलिए दिया हुआ है। 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है तुम्हारी, आर्टिकल 280 में आता है, हर 5 साल में करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है? पुरानी वाले के ये हैं, ठीक है, तुमने ये याद रखना है। सेंटर स्टेट रिलेशन, कौन कौन सी 2 कमीशन बताई थी इनके? पुंछ और सरकारिया, याद रखना बस। वो किससे डील करती है? सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करती है, ठीक है, याद रखना। क्या करते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट के बीच में हारमनी क्रिएट करते हैं, पीस क्रिएट करते हैं, कोऑपरेशन लाते हैं, याद रखना, ठीक है। अंबाजी वाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल टैग तुम्हें पता क्या होता है? किसी भी जगह की कोई चीज़ स्पेशलिटी होती है ना तो उसे जीआई टैग मिलता है। जैसे हमारे हिमाचल में चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला हुआ है, तो अंबाजी वाइट मार्बल को अभी अभी मिला है जीआई टैग, इसके बारे में पढ़ लेना। अरावली रीजन का ये होता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा अभी, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हारी कौन सी 5 ईयर प्लान का हिस्सा था? जल्दी से बताओ मुझे। ग्रीन रेवोल्यूशन तुम्हारा कौन से 5 ईयर प्लान का हिस्सा था? सेकंड 5 ईयर प्लान का। कौन से? सेकंड 5 ईयर, याद रखना है चीज़, ठीक है। MS स्वामीनाथन है इसके, ठीक है। अच्छा यार एक चीज़ कर दो यार प्लीज़, डू सब्सक्राइब एंड लाइक, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़िया से रिसर्च करके सारे कंटेंट को समेटा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी और इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम 1 घंटे में समझ जाओ, तुम्हें ओवरऑल आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा है, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? डॉक्टर वर्गीस, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन के हीरा लाल चौधरी, ये सब पढ़ लेना तुमने, एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताओ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कौन से कोप से आया था? करा सर्च? मैं बता देता हूँ यार, कोप 3 से। कोप 3 का समिट, कोप 3 क्या था? UNFCCC की गवर्निंग बॉडी को कोप बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, याद रखना, ठीक है। UNFCCC 1992 में बना है, ठीक है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है, ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में एक बार, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट कोप 21 में, कोप 28 में दुबई वाला, और कोप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था तुम्हारा, तुमने याद रखना है सिर्फ। किगाली अमेंडमेंट अभी अभी हुई थी 2016 में, ये याद रखनी है, ठीक है। किगाली कहाँ पे है ये देखना एक बार, सर्च मारना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को बचाने के लिए, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। ये इनके तुमने ये थीम्स याद रखने हैं, ठीक है। रामसर एक जगह है, कहाँ पे? इजराइल में शायद, हाँ। 19 रामसर साइट्स होती है ना। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, रीसेंट रामसर साइट जो इंडिया में बनी है वो कौन सी है, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, ये बताना तुमने, ठीक है। बेसिल कन्वेंशन, ये हज़ार्डस वेस्ट के लिए है। मिनीमाटा कन्वेंशन मर्करी एमिशंस के लिए, ठीक है। कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स है, कुछ मतलब एक तरह से कुछ एग्रीमेंट साइन किए सभी देशों ने मिलके, जो देखो ना, टेररिज्म वगैरह किसी स्पेसिफिक रीजनल थ्रेट हो सकता है किसी एक जगह का, जैसे पाकिस्तान से टेररिज्म इंडिया के लिए थ्रेट है, सबके लिए थ्रेट नहीं है ना। पाकिस्तान का टेररिज्म जापान के लिए थ्रेट थोड़ी है, वो तो रीजन में उसी रीजन का थ्रेट है ना। लेकिन एनवायरमेंटल कंसर्न जो होते हैं ना, ये वर्ल्ड लेवल थ्रेट होते हैं। तो यहाँ पे सभी कंट्रीज इकट्ठे मिलके, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमारा पोल्यूशन हमारे पास ही रहेगा, या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो वो वेनेजुएला में ही हो रही है, वहीं के सारे ग्लेशियर पिघल गए, इंडिया के साथ कभी कुछ नहीं होगा, चाइना के साथ कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो एनवायरनमेंट जो है ना वो वर्ल्ड लेवल थ्रेट पे होता है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज, सारी पार्टीज़, हम कंट्रीज़ मतलब सारी पार्टीज़ मिलती हैं आके और बोलती हैं कि ठीक है हम ये कन्वेंशन साइन कर रहे हैं और हम इस कन्वेंशन के तहत ये ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं। तो जैसे कि कोप में ये डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है, मॉन्ट्रियल में डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर को कैसे बचाना है, ठीक है। किगाली में डिस्कस करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कैसे कम करना है, एमिशन को, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बता दो मुझे CFCs क्या होते हैं, ठीक है। CFCs क्या होते हैं, और अभी सबसे ज़्यादा ओजोन के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है अभी, ये भी बता देना मुझे, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट तुम्हारा सारा पॉलिटी मैंने समेट दिया है,
जितना तुम्हारा पॉलिटी का मेन टॉपिक्स हैं। अब इसमें 2 टॉपिक्स है जो मैं चाहता हूँ तुम खुद से पढ़ो, गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज। एक तो मैंने आज बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हैं तो उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। एंड वाइस रॉयज, ठीक है। इसमें भी क्या मेन जैसे कि सती प्रथा किसने बैन करी थी? विलियम बेंटिक, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के, फिर इंडिया के, लास्ट कौन थे? माउंटबेटन थे। फर्स्ट इंडियन कौन थे? सी राजा गोपालचारी थे। ये पढ़ना तुमने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और तुमने पढ़ने हैं, थोड़ा सा नज़र मारनी है तुमने किस पे? एक्ट्स पे। किस पे नज़र मारनी है? एक्ट्स पे। कहाँ से लेके? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। अगर ये पढ़ा ना जाए तो मत पढ़ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है। से लेके तुमने कहाँ तक? 1947 गवर्नमेंट ऑफ 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक अगर पढ़ सकते हो तो, ठीक है। पर एक गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज तो पढ़ ही लेना, ये पढ़ ही लेना, अंडरस्टूड, ये पढ़ ही लेना, ठीक है। एफकैट में बहुत ज़्यादा मेन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिक आइडिया तुम्हें दे दिया है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाने चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। नहीं बनेंगे तो फिर तो वो तो किस्मत की बात है, ठीक है। ये पीडीएफ तुम्हें मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, अंडरस्टूड। थोड़ा फास्ट समझाया मैंने, हो सकता है समझ ना आए, पर मैंने सारी चीज़ों को काफ़ी सिंपल करके समझाया, ठीक है। तो इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। वैसे भी 1 घंटे की हो गई है, पर अगर तुमने पूरी देखी होगी तो तुम्हें पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद फ्रॉम माई साइड, जय हिंद फ्रॉम हब ऑफिसर्स एंड शिवम राणा टू। थैंक यू एवरीवन।